तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपको अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारी जो सीरीज चल रही है अभी इस टाइम क्लास 10th की चल रही है। और हम जो स्टार्ट कर दिया था हमने लास्ट क्लास में, हमने एक वीडियो और बना दिया चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और आज की जो वीडियो रहेगी वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, यानी कि जो वीडियो जो नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। तो आज जो हम बात करेंगे, हमने लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 में अम्ल के बारे में बताया था कि अम्ल क्या होता है, एंड क्षारक के बारे में बताया था कि क्षारक क्या होता है, एंड लवण के बारे में कुछ बताया था लवण क्या होता है। एंड हमने सबसे बड़ा डिफरेंस क्षारक और क्षार के बारे में बताया था कि क्षारक और क्षार में डिफरेंस होता है। यदि जिसको नहीं पता है वो मेरी पहली वीडियो जाके देख सकता है, जो अम्ल एवं क्षार एवं लवण के जो पहले चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है उसकी पहली जो वीडियो है, अभी एक वीडियो अपलोड की है, आज सेकंड वीडियो रहेगी। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अम्ल क्षार से कुछ संबंधित। देखिएगा, यदि हमारे पास कोई अम्ल हो या कोई क्षारक हो तो हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास ये अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो सबसे पहले पहचान करने के लिए वहां से एक जो वर्ड आता है निकल के, उसको कहते हैं हम सूचक। क्या आता है यहाँ से निकल के? एक आता है सूचक। आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, सूचक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। बात आती है सूचक होता क्या है। सूचक वो होता है जो हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, वो हमें इनके बारे में बताता है। अब सूचक की बात की जाए तो सूचक जो है 3 प्रकार के हैं। सूचक आपकी बुक में 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे सूचक 3 प्रकार के हैं, इनको याद करना है आपको। सूचक 3 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे सूचक हैं जो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं सूचक, उनको कहते हैं हम प्राकृतिक सूचक। उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। और एक ऐसे सूचक होते हैं कि जिनको हम रसायन द्वारा यानी कि केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा, जो कुछ बारिश ऐसी होती है कि कुछ बारिशों को करवाया जाता है, उनको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको बनाया जाता है लेबोरेटरी में यानी लैब में, उनको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक। उनको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम उन सूचकों को बोलते हैं हम कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, या इनका दूसरा नाम भी होता है, इनको हम कृत्रिम सूचक कहें। एक और इसका नाम है, इसे ऐसे संश्लेषित भी बोलते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है हम बना रहे हैं उनको। कृत्रिम सूचक कहो या संश्लेषित कहो, संश्लेषित। अब देखिएगा, अब एक तरीके का सूचक और होता है, वो होता है उसमें से बहुत बुरी तरीके की गंध आती है और नहीं भी आती। अम्ल और क्षारक के संपर्क में बताते हैं कि यदि गंध आ रही है तो अम्ल होगा या क्षारक होगा। तो ऐसे सूचकों को बोलते हैं हम गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? ऐसे सूचकों को बोलते हैं हम गंधीय सूचक। समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं कि हमें यदि हमारे पास कोई प्राकृतिक सूचक है तो प्राकृतिक सूचक हमें कैसे बताएगा कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षारक है। तो इसकी पहचान के लिए यहाँ पे हमको 2 हेडिंग लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो एक तो लिखना पड़ेगा हमें अम्ल, और एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्षारक। कि हमें तभी तो पता पड़ेगा कि अम्ल में आने पर किसका रंग या कलर या कुछ भी कैसा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राकृतिक सूचक है, हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखे हैं। कितने सूचक हैं? 2। पहला आपने सुना भी होगा लिटमस। एक तो होता है लिटमस, एक सूचक होता है। ये लिटमस आपने सुना होगा नाम। ये क्या है? एक सूचक होता है। और ये कैसा सूचक होता है? ये प्राकृतिक सूचक होता है। और प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन सूचकों को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। और लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक, आपसे पहले प्राकृतिक सूचक होते क्या? जो पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद से लिखिएगा। अब बात आती है कि यदि लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डाला जाए तो उसका कलर कैसा होगा, एंड कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक सूचक जो हो, सबसे पहले हम लिटमस पेपर लेते हैं। यदि लिटमस पेपर हमने लाल लिया है, कैसा लिया? लाल, तो लिटमस पेपर लाल होगा। यदि नीला पड़ जाता है, लिटमस पेपर 2 रंग का होता है, एक तो लाल होता है और एक नीला होता है। यदि हमने लिटमस पेपर लिया नीला, और यदि नीले का जो रंग पड़ गया लाल हो गया, यदि नीला लिटमस पेपर हमारे पास कैसा हो गया? लाल हो गया। मैं लाल मार्कर से लिख रहा हूं, आप देखिएगा। यदि ये लाल किस बात का रिप्रेजेंट है, ये बता रहा है हमें। यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो वो पदार्थ क्या है? वो अम्ल होगा। अब यदि लाल लिटमस पेपर हमारे पास था और हमने क्षारक के संपर्क में डाला, और यदि वो क्षारक के संपर्क में जाने पर वो कैसा हो जाता है? वो
नीला हो जाता है। यदि हमारे पास लिटमस पेपर है, यदि लाल लिटमस पेपर है, यदि हमारे मान लीजिए यदि कोई सब्सटेंस है, ये कोई भी पदार्थ है, यदि हमने लाल लिटमस पेपर इससे लगाया, यदि वो नीला हो गया तो नीला हो गया तो ये जो पदार्थ है हमें ये बता रहा है ये जो पदार्थ था नीला कैसे पड़ता है क्षारक में, इसका मतलब ये जो पदार्थ है वो क्षारक था, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर नीला हो गया। अब मान लीजिए एक सब्सटेंस ये है हमारे पास कोई पदार्थ, ये हम लिटमस पेपर लाए, हम लाए नीला वाला लिटमस पेपर और हमने इसे लगाया और नीले वाले लिटमस पेपर का कलर जैसे ही इससे लगा लिटमस पेपर उसका कलर हो गया लाल। तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये क्या है, ये अम्ल है और ये वाला क्या था क्षारक था। हमें इस बात से ये पता पड़ेगा किससे, कलर चेंज से। यदि नीला लाल हो जाए तो वो अम्ल है, यदि लाल नीला हो जाए तो वो क्षारक है। अब हमारे पास प्राकृतिक सूचक दो है, एक तो है लिटमस पेपर और एक और आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो, आपने देखा भी होगा, एक और प्राकृतिक सूचक होता है, आपने सुना भी होगा, आपने हल्दी सुना होगा ना, क्या होगा हल्दी। आप हल्दी को कभी देखिएगा, यदि आप हल्दी लगाते हो अपने, हल्दी लगाओ या आप सब्जी जब खाते हो या टपक जब जाती है तो सफेद जो कपड़े होते हैं उस पर हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। इसका मतलब जो हल्दी जो होती है वो अम्ल के संपर्क में आने पर, यहाँ पे हम सबसे पहले दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे हल्दी, क्या लिखेंगे हल्दी, हल्दी जो है अम्ल के संपर्क में आने पर अपना कलर पीला कर देती है। अब मेरे पास पीला मार्कर तो है नहीं पर मैं इसे लिख रहा हूं, आप समझिएगा पीला। और यदि हल्दी को यदि जब साबुन से रगड़ते हैं, मतलब जब कपड़े हो जाए, जब से क्षारक के संपर्क में ला जाए तो उसका कलर जो हो जाता है उसका कलर लाल हो जाता है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब हल्दी किसी कपड़े पे लगा के पहले हल्दी लीजिए किसी कपड़े पे लगाइएगा, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए देखिएगा मैं भी कुछ कागज दे रहा हूं, जैसे देखिएगा इसे कोई कपड़ा समझिएगा और इस पर थोड़ी सी हल्दी लगाइएगा, इसे कपड़ा लेना है कागज नहीं लेना है, आप हल्दी लगाइएगा, हल्दी लगाने के बाद इसका कलर जो हो जाएगा वैसे तो पीला रहेगा पर लेकिन इसे क्षारक यानी कि क्षारक साबुन में पाया जाता है, आपको मैंने बताया था, जब से साबुन से रगड़िएगा तो इसका जो कलर होगा कपड़े का वो कलर कैसा हो जाएगा लाल। तो वो लाल हो गया तो इसका मतलब वो जो हमने इससे रगड़ा था वो क्या था, वो क्षारक था। आपके समझ में आया होगा। अब आपके पास प्राकृतिक सूचक केवल दो है यहाँ पे, एक तो लिटमस है और एक लिटमस पेपर, एक है हल्दी। लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है और क्षारक लाल को नीला कर देता है, यदि नीला पड़ गया तो क्षारक है और हल्दी पीली पड़ जाती है और क्षारक के संपर्क में आने पर लाल पड़ जाती है। अब आता है हमारे पास कृत्रिम सूचक। फिर कृत्रिम सूचक हमारे पास कितने होते हैं, कृत्रिम सूचक हमारे पास दो है, मैं भी मार्कर ले रहा हूँ। कृत्रिम सूचक हमारे पास दो हैं, एक तो होता है फिनोफ्थलीन और एक होता है मेथिल ऑरेंज। आपको इनके बारे में आपने सुना होगा, क्लास 9th में भी बताया है। एक होता है फिनोफ्थलीन। अब इनके बारे में जानिएगा, यदि यहाँ पे अम्ल हो तो कैसा कलर चेंज होगा या क्या चेंज होगा, और यहाँ पे होता है क्षारक, इनके संपर्क में आने पर फिनोफ्थलीन का कैसा कलर हो जाता है। फिनोफ्थलीन होती क्या है तो समझिएगा, फिनोफ्थलीन मतलब ये जो होते हैं ये केमिकल होते हैं, क्या होते हैं केमिकल, क्योंकि इन्हें केमिकल्स द्वारा तैयार किया जा रहा है और केमिकल्स जो हमें बताएंगे अब कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षारक, अब बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो देखिएगा यदि फिनोफ्थलीन को यदि हम किसी सब्सटेंस में लाएं और वो सब्सटेंस अम्ल है तो उसका जो जब फिनोफ्थलीन का जैसा कलर होता है, जैसा भी होता है फिनोफ्थलीन, यदि अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि जैसा रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नो चेंज, मतलब फिनोफ्थलीन को यदि अम्ल के संपर्क में लाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कलर होता है उसका वैसा ही रहता है। यदि फिनोफ्थलीन को यदि क्षारक के संपर्क में लाया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो गहरा गुलाबी पड़ जाता है, उसका जो कलर हो जाता है वो पड़ जाता है गहरा गुलाबी। इस बात को याद रखिएगा। फिनोफ्थलीन को यदि अम्ल के संपर्क में लाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कलर चेंज उसका कुछ नहीं होता। यदि क्षारक में लाए तो उसका कलर गहरा गुलाबी हो जाता है। अब यदि मेथिल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो पड़ जाता है पीला, उसका कलर कैसा पड़ जाता है पीला। ध्यान से देखिएगा, मेथिल ऑरेंज को यदि अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका कलर पड़ जाता है लाल, यदि मेथिल ऑरेंज को क्षारक के संपर्क में लाया जाता है तो उसका कलर पड़ जाता है लाल, उसका कलर कैसा पड़ जाता है, उसका कलर पड़ जाता है लाल। अब यहाँ पे खत्म होते हैं आपके प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, यहाँ पे संश्लेषित सूचक भी कहो। तीसरे नंबर पे जो सूचक आता है वो आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, ऐसे सूचक जो हमें अम्ल तथा क्षारक के माध्यम में आने पर
अपनी गंध को चेंज कर दें, यानी कि उनमें जो गंध आ रही है, बदबू कहो, कुछ भी कहो, तो उनकी जो गंध होती है वो चेंज हो जाए। अम्ल के संपर्क में आने पर आए, बहुत तेज आए या बहुत कम आए, तो अम्ल क्षारक के आने पर वो अपनी सुगंध को चेंज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे गंधीय सूचक जो होते हैं वो 3 गंधीय सूचक हैं। जो पहला जो गंधीय सूचक आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पहला जो सूचक आता है, मैं देखता हूँ वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गंधीय सूचक के बारे में, यहाँ पे गंधीय सूचक लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक हमारे पास 3 गंधीय सूचक हैं। पहला गंधीय सूचक आपने देखा होगा, यदि प्याज का रस, यदि प्याज के रस को आप 1-2 दिन रख दो तो प्याज के रस में कितनी बुरी गंध आती है। तो आप देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपके पास प्याज का रस। क्या आता है? प्याज का रस। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ये तो हो गया सूचक। यहाँ पे बताएगा, एक होगा अम्ल और एक होगा क्षारक। यहाँ पे है आपके पास अम्ल और यहाँ पे है क्षारक। अब देखिएगा, यदि प्याज का रस को यदि अम्ल के संपर्क में लाया जाए तो उसमें से बहुत बुरी तरीके की गंध आती है। तो हम कह सकते हैं, यदि प्याज का रस को अम्ल के संपर्क में लाया जाए तो उसमें तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत बुरी तरीके की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तीक्ष्ण गंध। उसमें कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध, बहुत बुरी तरीके की गंध आती है। यदि प्याज के रस को क्षारक के संपर्क में लाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसी रहती है, जैसी थी वैसी रहती है। इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज, मतलब समान रहती है। फिर अगला आता है हमारे पास वेनिला। क्या आता है? वेनिला। आपने सुना होगा वेनिला। अब वेनिला को यदि अम्ल के संपर्क में लाया जाए और क्षारक के संपर्क में लाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं समान रहता है। कैसा रहता है? समान। और यहाँ पे भी समान। समान का मतलब ये नहीं है तीसरे गंध। समान का मतलब वेनिला को अम्ल में लाया जाए या क्षारक में लाया जाए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगला आता है हमारे पास लौंग का तेल। अगला आता है हमारे पास लौंग का तेल। यदि लौंग का तेल को यदि अम्ल के संपर्क में लाया जाए क्षारक में, नो चेंज, समान रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सूचक के बारे में मैंने इतना बताया कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक एंड गंधीय सूचक के बारे में ये लिख रखा है। प्राकृतिक सूचक दो होते हैं, लिटमस और हल्दी, और कृत्रिम सूचक दो होते हैं, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, और गंधीय सूचक 3 होते हैं हमारे पास, प्याज का रस, वेनिला एंड अगला होता है लौंग का तेल। आपके समझ में आया होगा इनके बारे में मैंने जितना बताया आप उतना याद कर लीजिएगा कि आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री काम आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।